डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं वसुंधरा यानी धरती हूं। आज से करोड़ों साल पहले जब मैं अस्तित्व में आई, उस समय अनछुआ पर्यावरण ही मेरे रूप का श्रृंगार था। बर्फ से लदी पहाड़ों की चोटियां, नदियां, झीलें और दूर दूर तक फैले समुद्र मेरा आंचल थे। हरी भरी घाटियां, मटियाले रेगिस्तान और अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, फल, फूल और दूसरी वनस्पतियां मेरी शोभा बढ़ाती थी। और खुली और स्वच्छ हवाओं में घूमते जीव जंतु मेरे सहयोगी थे। और खुले आकाश में उड़ान भरते हुए रंग बिरंगे पक्षी मुझे सुबह शाम मीठे गीत सुनाते थे। इन सब की जन्मदाता होने के कारण मुझे धरती माता भी कहा जाता है। वेदों में मेरा गुणगान इस प्रकार किया गया है। विशंभरा वसुधानी, प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा, जगतो निवेशनी। किंतु आज मेरी स्थिति वंदनीय से दयनीय हो गई है। हरी भरी घाटियां और जंगल बंजर जमीन में तब्दील होते जा रहे हैं। पशु पक्षी अब संगीत नहीं, अपनी वेदना सुनाते हैं। हमारी धरती हम सभी की पालनहार है। कई दशकों से हमारी धरा जल रही है। हमारे वन उजड़ते जा रहे हैं। हमारी नदियों में पानी कम होता जा रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और सबसे ज़्यादा परेशान करने की बात पृथ्वी का बढ़ता तापमान और हमारे ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना, जो हम सभी के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। धरती की पुकार को अगर हमने अब नहीं सुना तो आने वाले समय में हम धरती के विनाश के लिए भागीदार होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको वसुंधरा की गाथा, हमारी धरती की पुकार को। आज धरती माता पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों से गुहार लगा रही है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं जिस पर सभी प्राणियों और मेरा अस्तित्व निर्भर है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को ही अपना निशाना बनाना आरंभ कर दिया। इस कारण समस्त प्राणियों, वनस्पतियों और यहाँ तक कि धरती के अपने अस्तित्व के लिए ही गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हमने केवल पेड़ों की ही अंधाधुंध कटाई नहीं की, बल्कि पानी के कुदरती संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाया। कचरे और उद्योगों से पैदा होने वाले रसायनों को जल में बहा देने से नदियों और पानी के दूसरे कुदरती संसाधनों का पानी प्रदूषित हो गया। पानी के साथ साथ वायु भी प्रदूषित हो गई है। प्रदूषित वायु ने जहां एक ओर कृषि और अन्य वनस्पतियों की उपज को प्रभावित किया, वहीं लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डाला है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है बड़े बड़े उद्योगों की चिमनियों और सड़कों पर दौड़ते असंख्य वाहनों से निकलने वाला दूषित धुआं। दूसरी ओर जंगलों को नुकसान पहुंचने से मौसम पर असर पड़ा, जिस कारण सारा संतुलन ही बिगड़ गया। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। 1982 के बाद से धरती के तापमान में पहले के मुकाबले हर दशक में 3 गुना इजाफा है। तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में एक ऐसी समस्या पैदा हुई जिसने सारे पर्यावरण को अपनी जकड़ में ले लिया है।
बेमौसमी बारिशों और अचानक आने वाली बाढ़ तबाही मचा देती है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां सावन भादों में भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। जो जलवायु परिवर्तन अभी हम देख रहे हैं वो त्वरान्वित गति से रिसेंट डिकेड में हो रहा है। इसका नतीजा यही हुआ कि समग्र विश्व में और भारतवर्ष में भी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उनका फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रहा है। और इसका मूल कारण की पर देखें, जो जलवायु परिवर्तन का मूल कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो आर्टिफिशियली ह्यूमन सोसाइटी हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ रहा है। हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसको हम सस्टेनेबल करना चाहिए, सुधारना चाहिए। नहीं तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। ये सभी गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं और टेम्परेचर राइज में मदद करते हैं। पूरे विश्व की बात करें, पास्ट 100 ईयर्स में टेम्परेचर 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, और भारत की बात करें तो पास्ट 100 ईयर्स में 0.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है। वायु प्रदूषण और धरती के तापमान में इजाफा होने के पीछे कूड़े कचरे का उचित प्रबंध न हो पाना भी एक बड़ा कारण है। खेत खलिहानों में फसलों की खूंटियां जलाने से तो कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यह स्थिति धरती के लिए खतरनाक है। कृषि के लिए पानी की कमी से कृषि गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे न केवल धरती बल्कि यहाँ रहने वाले सारे प्राणियों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। लद्दाख से लेके हिमाचल, हिमाचल से लेके जो अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारी नजर रहती है कि देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने अपनी सारी सुंदरता यहीं पर बिखेर। लेकिन मनुष्य के लालच ने इस धरती को भी नहीं बख्शा। यहां के नाजुक पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा अब कई तरह से सामने आ रहा है। 2014 में कश्मीर में आई अचानक बाढ़ और उससे हुई तबाही आज तक लोग भूले नहीं हैं। अब कश्मीर का तापमान भी हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अपने आप में चिंता की ही नहीं बल्कि खतरनाक बात है। इन उपकरणों से धरती का तापमान बढ़ता है और फिर उसका असर पड़ता है मौसम पर। मौसम में बदलाव से बाढ़ और सूखे जैसे हालात तो पैदा होते ही हैं, लेकिन खेती पर जो असर पड़ता है उससे खाद्य संकट पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। कश्मीर में भी किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारा लगातार बदलता मौसम किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज हम आ गए हैं कश्मीर में, यहाँ के किसानों के बीच। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं उनकी आपबीती कि किस तरह यहाँ का बदलता मौसम कृषि को प्रभावित कर रहा है। यहाँ जो बर्फबारी हुई है इससे मौसम जो खराब हो गया है, इससे कश्मीरी या इस स्टेट में ज़मींदारों पर बहुत असर पड़ा है। जैसे आप देखो हेल स्टॉर्म रोज़ आती है, वो टंगमरग, गुलमर्ग में हेल स्टॉर्म आ गई है, बीरुआ में आ गई है, बाकी दीगर सारे डिस्ट्रिक्टों में एटलीस्ट सारे डिस्ट्रिक्टों में हेल स्टॉर्म आ गई है, जिससे नुकसान हो गया है, जिससे मतलब
फसल को काफ़ी नुकसान हो गया है। तो उससे मतलब ज़मींदारों के इस इंसार पर बहुत असर पड़ा, इनकी आमदनी पर असर पड़ा, फसल तो डैमेज हो गए हैं। मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है ये एटलीस्ट 20 सालों से हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ पोल्यूशन है, इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई है, इतना धुआं होता है, बहुत मतलब ये जो नेचर के साथ ये इन्होंने छेड़ा है, ज़बरदस्त तबाही हो गई है पोल्यूशन से। तो जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इससे, इसीलिए ये मौसम जो जब कभी वो बारिश आती है तो ठंड काफ़ी हो जाती है, जब कभी गर्मी निकलती है वो शिद्दत की गर्मी होती है। पहले जो हम यहाँ खादें वगैरह इस्तेमाल करते थे, हमें यही इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, हिदायत मिलते थे कि भाई खाद इस्तेमाल करो और तुम्हारी ज़मीन की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो डीवैल्यू होगी, क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर होती गई और हमारी सेहत जो है वो भी ख़राब हो गई। पहले पल तो हम दवाई खाते ही नहीं थे। जब से हमने ये खादें वगैरह इस्तेमाल किया, सब्ज़ी को भी इस्तेमाल किया, ज़मीनों को भी इस्तेमाल किया, तो हमारी सेहत जो है 99% ख़राब हो गई। गाँव जो है वो ऑर्गेनिक क्लस्टर में लाया है। इस वक्त हम यही अपनी ऑर्गेनिक जो यह गोबर है वही इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनों में भी, अपने बागात में भी, और सब्ज़ी वगैरह जो उगाते हैं सब में यही इस्तेमाल करते हैं। और हमें लगता है कि हमारी सेहत है हम जो है वो भी, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, सेहत में भी हम ठीक रहने लगे और हमारी ज़मीनें भी ठीक होने लगी और हमारे फसल जो भी हम खुशी खुशी से इस वक्त हमारी सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें वो मिलावट नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन मौसम बदलाव से जब खेती पर असर पड़ता है तो उसका सीधा असर ग्रामीण लोगों के आर्थिक जीवन पर दिखाई देने लगता है। जब हमारा ये वक्त आता है इस ऑयली सीड का, तो सबसे पहले इसमें लेट हुआ है। लेट क्यों हुआ कि बेवक्त वो बारिश उस टाइम पड़ रही, तो अपनी टाइम पे ही हमने ये नहीं उगाया। और जब हमने फिर उगाया तो बर्फ़ नहीं पड़ी, जबकि इसको बर्फ़ की ज़रूरत थी, उस टाइम भी बर्फ़ नहीं पड़ी। और अब जब बारिश का सेशन आया तो उस टाइम भी बारिश होने लगी, तो जिसकी वजह से हमें इसमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। मैंने भी देखा है फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years मैं भी एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज देखती आ रही हूँ। और इससे क्या होता है, जो हमारी जो फसल हैं, चाहे पैडी हो, चाहे ओट्स हो, चाहे ऑयल सीड हो, या इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। कभी कभी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आ जाता है, कभी कभी एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाता है। लाइक इस करंट ईयर में मैं बात कर रही हूँ, जब यहाँ पे कश्मीर में पहले प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो गई अक्टूबर नवंबर में, और इनफैक्ट नील थी प्रेसिपिटेशन। इनफैक्ट जो स्नोफॉल हमारा था वो लेट ऑन सेट ऑफ द स्नोफॉल हो गया, और जिसकी वजह से जो ऑयल सीड हमने लगाया था उसकी जर्मिनेशन में लिटिल बिट डिफ़िकल्टी आ गई, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल वो कम रह गया। और फिर हमने उसके बाद जो देखा है, उसके बाद जब एब्रप्ट स्नोफॉल आ गया, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी फिर मार्च में ज़्यादा आ गई। तब हमारी जो यहाँ पे पैडी नर्सरीज लगी थी, और जब कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन हो गई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो फिर उसकी वजह से जो पैडी नर्सरीज हैं, फेलियर 20 to 25% ऑफ द फेलियर आ गया क्रॉप में। हमें ये रेस्टोर करना है, जो भी डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लाइक ये हमारी गलती है। हम पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वो भी ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, वो भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं, या एनक्रोचमेंट ऑफ द फ्लड चैनल्स हो रही हैं, या बाकी जो टनल्स बन रहे हैं। मैं कश्मीर की बात करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम इस टाइम टनल्स बन रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से वेजिटेशन भी कम हो रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। बारिश कम होने से कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां रेगिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौसम का ये बदलाव अपने साथ अनेक प्रकार के रोग भी लेकर आता है। सच तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में हो रहा अचानक बदलाव धरती के साथ साथ यहाँ रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जहाँ तक अब क्लाइमेट रेजिलियंस का सवाल है, आप देखें कभी आफात समादी होती हैं, उस वक्त बारिश होती है जिस वक्त नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त बर्फ़बारी होती है जिस वक्त अनसीज़न रहता है बर्फ़बारी के लिए, और कभी ऐसा भी होता है कि जिस वक्त बर्फ़बारी चाहिए होती है जो स्टोर रहेगी हमारे समर्स के लिए, उस वक्त नहीं होती है। ऐसे में हमारे एग्रीकल्चर पे कई सारे चैलेंजेस का मुकाबला है।
सबसे बड़ा मुकाबला जो वेदर का ये होता है कि वो हमारा सीड्स और जर्मिनेशन से रिलेटेड है, डिजीज़ से होती है, डिजीज़ डायग्नोसिस से रिलेटेड होती है। ऐसी डिजीज़ जो नॉर्मली कभी किसी पर्टिकुलर सीज़न में होनी चाहिए थी, लेकिन मौसम एरेटिक होने की वजह से, मौसम में तग़य्युर तबद्दुल होने की वजह से वो बीमारियां क़ब्ल वक्त आती हैं। कश्मीर सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इससे लोगों को आर्थिक लाभ तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि दशकों से हिमालय और दूसरे पहाड़ों पर भी पर्यटन स्थल बन चुके हैं। हिमालय और उसकी पर्वतमाला पर मनुष्यों के दखल से पर्यावरण और वातावरण दूषित हो रहा है। में भी लगाने की आवश्यकता है। हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने हवा को, हम अपने पानी को, हम अपनी धरती को प्रदूषित होने से बचाए। हम कम से कम पॉसिबल जितने हमारे ये फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका सिर्फ ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल करें, और हम ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को साथ साथ चलाएं। और उससे क्या होगा कि हमारी धरती हेल्दी रहेगी, हमारा हवा ठीक रहेगा, हमारा पानी ठीक रहेगा, हमारी वाटर बॉडीज़ कंजर्व रहेंगी। जब ये सब कुछ होगा, ये नेचुरल एंडोमेंट्स जब हमारे पास प्रिजर्व रहेंगे, हमारा सेहत भी महफूज है, इंसानों का सेहत भी महफूज है, जानवरों का सेहत भी महफूज है, हमारी धरती भी महफूज है। मौसम में बदलाव आने से एक प्रकार की अस्थिरता पैदा हो गई है। हालांकि इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन धरती का तापमान बढ़ना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस वजह से जब बारिश की जरूरत होती है तो धूप का सामना करना पड़ता है, और जब फसलों के पकने के लिए धूप की जरूरत होती है तो मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। इससे यूं तो मनुष्यों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन सबसे बुरा असर तो खेती पर पड़ रहा है। मौसम के इस बदलाव से कश्मीर में भी बहुत से इलाकों में जमीन का कटाव भी एक परेशानी बनता जा रहा है। नदियों और पहाड़ी नालों में बेमौसम बाढ़ आने से किनारों का कटाव होने लगा है। अब तो मौसम का बदलाव हैरानी की सतह तक जा पहुंचा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कश्मीर में मई के महीने में भी बर्फबारी हो सकती है। आज हम कश्मीर जब पहुंचे तो मई के महीने में यहाँ बर्फबारी हो रही है, जो इस बात की दस्तक है कि हमारी धरती का विनाश बहुत करीब जा रहा है। अब आपको और हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है, अपनी धरती को बचाना है, क्योंकि अगर हम अब नहीं जागे और हमने धरती की पुकार को अगर अब नहीं सुना तो बहुत देरी हो जाएगी। तो आइए हम सबको मिलकर अपनी धरती को बचाना है, पेड़ लगाना है, लैंड रिस्टोरेशन करना है, ताकि हमें असमय आती हुई बाढ़ और बारिशों से बचा जा सके और इस धरती पे जीने वाले जीवों को संरक्षित रख सके। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे डीडी किसान का ये संदेश हम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे पर्यावरण में हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए वेटलैंड्स बेहद ज़रूरी है। वेटलैंड्स
न सिर्फ जीवों को घर प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बनाते हैं। भारत के गुजरात में वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा रहा है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। तो चलिए सुनते हैं पदम डूंगरी गांव की इस पहल को। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के विषयों में लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस शामिल हैं। इसके तहत पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने और उसे फिर से बहाल करने के उद्देश्य से वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि और पर्यावरण विविधता पर आधारित पर्यटन को भी विकसित किया जा रहा है। गुजरात में ऐसी ही एक योजना विकसित की गई है। पदम डूंगरी इको टूरिज्म नाम की यह योजना अंबिका नदी के तट पर उनाई जंगलाती रेंज में स्थित है। इसका विकास इस तरह से किया गया है कि यह कुदरत के नियमों के साथ काम करता है। आसपास हरे भरे जंगल इसके वातावरण के तापमान को कम करते हैं और इसे एक सुंदर पर्यटन स्थान भी बना देते हैं। यहीं पर गुजरात राज्य का पहला वॉक इन इंसेक्टेरियम यानी अलग अलग किस्म के कीट पतंगों का कुदरती घर भी स्थापित किया गया है। इस इंसेक्टेरियम के वातावरण में कीट पतंगों की लगभग 135 प्रजातियों को रखा गया है। इनमें अनेक प्रकार की तितलियां भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों को भी इसके महत्व के बारे में सचेत किया जा रहा है। युवा और विद्यार्थियों के अलावा स्थानीय लोग भी इस कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं। ऐसी योजनाओं से जहां एक ओर आर्द्र भूमि को संरक्षण प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर प्लास्टिक बैन है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। बाकी की सारी कैंप साइट में या लोगों में भी अवेयरनेस फैलेगी कि प्लास्टिक आप जितना कम यूज़ करो वो हमारे लिए और प्रकृति के लिए अच्छा है। यहाँ पर अंबिका नदी का पानी ग्लास की बोतल में यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलता, तो यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होता। हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हमने 800 करोड़ क्रॉस कर दिया है और जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है हमारा डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जितनी भी जगह बची है वहाँ पर हम ट्री प्लांट कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर द एनवायरनमेंट। आज हर इंसान को समझना चाहिए कि जो चीज़ प्लास्टिक आपने एक बार यूज़ करके आप थ्रो कर रहे हो वो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करता, उसको बहुत टाइम लगता है। तो आप सेंसिबिलिटी अपनी उस पर रखें और जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके आप डस्टबिन में डालें। राइट, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और वो बढ़ता जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, पर अभी टाइम ये आ गया है कि हम सब सिटीज़न को पर्सनली इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वेस्ट मैनेजमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में जनजातीय लोगों की भूमिका सराहनीय रही है। अपने जंगल और पर्यावरण की देखभाल जनजातीय लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अस्तित्व और पहचान इसी पर निर्भर है। आज भी ये लोग जो घने जंगलों में रहते हैं, वहां जंगलों और पानी के कुदरती संसाधनों को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा है। ये लोग खेती भी पारंपरिक तरीके से करते हैं और रसायन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जैविक खाद ही इस्तेमाल की जाती है। इससे जल और वायु प्रदूषण भी ना के बराबर होता है। ऐसे इलाकों में धरती का तापमान भी सामान्य बना रहता है। जनजातीय लोगों ने विविधता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए समय के साथ अनेक प्रथाओं का भी विकास किया है। इस काम में जनजातीय महिलाओं की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है। भारत की जनजातीय जनसंख्या में 47% जनजातीय महिलाएं हैं। ये महिलाएं अपने भीतर पारंपरिक रूप से कुदरती संसाधनों के बारे में बड़ी सचेत रहती हैं। उनका प्रबंधन और इस्तेमाल बड़ी ही योग्यता के साथ करती हैं। वो इतनी सजग हैं कि जलवायु और स्थिरता को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी महिलाओं ने अनेक बार आंदोलन भी किए हैं।
कदम नोहरी गांव है वो पूरा ट्राइबल एरिया में आया हुआ है। वन विभाग ने तो पूरा एरिया डेवलप करके गांव लोगों को दिया है कि यहाँ पे डेवलप करके गांव लोगों को दिया है कि इनमें से जो इनकम आती है वो गांव लोगों को रोजी रोटी तरह मिलती है। टूरिज्म में जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को हम एंट्री गेट से उन लोगों की टिकट लेते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम उनके पास जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैग में हम चकाश के अंदर एंट्री देते हैं। बाद में उन लोगों को रूम सर्विस, टेंट सर्विस, कैंटीन में भोजन के लिए सर्विस देते हैं। मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का फैलाव भी आज दुनिया के अनेक देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में भी इस विषय को लेकर चिंता जताई जा रही है। रेगिस्तान के फैलाव से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है और ये पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए अनेक प्रकार के कारक जिम्मेदार हैं। धरती पर कृषि गतिविधियां न होने, बहुत कम होने और धरती में जल स्तर में गिरावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसका सीधा प्रभाव भूमि और दूसरे कुदरती संसाधनों पर पड़ता है, जिसके नतीजे में प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी होने लगती है। यही नहीं, ये उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है। हमारे देश में रेगिस्तान का फैलाव के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनेक इलाकों में ऐसी ही योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि रोका जा सके। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से की गई कोशिशों से राजस्थान में रेगिस्तान जैसी स्थिति वाले इलाकों का स्वरूप बदल रहा है। रेतीली जमीन के बजाय अब वहां पर हरियाली लहराने लगी है। अनेक जगहों पर तापमान में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। हमें धरती को और पर्यावरण को बचाने के लिए बिना देरी किए ऐसे ही कदम उठाने होंगे। यदि हम ट्रूली चाहते हैं कि हमारा परिवेश सटीक रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसलिए हमारा जो मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स की बात करें, सोर्स होता है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा लाइफस्टाइल। सो इसको थोड़ी से हम सुधार कर लें, जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करें। कोल एनर्जी की वजह से हम हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करें, इंडिविजुअल कार्स को मिनिमाइज करें, हमारा प्लास्टिक यूज को रिड्यूस कर दें, हमारा खाना पीना ऐसे हो जिसमें भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, हम वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें और इलेक्ट्रिक यानवाहन का इस्तेमाल करें। फिर हम सोर्सेस से ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो है हमारा वृक्षराजी यानी फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट को हम कंजर्व करें, फॉरेस्टेशन बढ़ाएं और डिफॉरेस्टेशन को कम करें, पेड़ न काटें। इसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। सिमिलरली हमारे चारों तरफ जो वेटलैंड है, वाटर बॉडीज है, इसको भी हम सुरक्षा दे, जैसे कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करे और हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तब ये सभी वेटलैंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते करते फिर भी सोर्स बन सकता है। और समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, मगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने से समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, एक्वाटिक लाइफ इसमें इफेक्टेड होते हैं। सो हमारा जो फिशरी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होगा और हो रहा है। सो ये सभी को देखते हुए हम ईच ह्यूमन बीइंग ये सोचना चाहिए कि हम कितना परिमाण में परिवेश को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस छोड़कर, और हम कैसे ऐसे छोटी छोटी कदम उठा सकते हैं, जैसे कि ना हम सिर्फ हम सभी को सुरक्षा दे मगर हमारे आने वाले वंशज को भी हम सुरक्षा प्रदान करें।
काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल, गाड़ी संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय न, गाड़ी संग ढोल बाजे। देखिए चित्रहार सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बचाने के लिए सभी लोगों को जागरूक करते हैं, इसलिए आज हम आ गए हैं हरित उपवन सोरखा नोएडा में, जहां हम मिलेंगे पीपल बाबा से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने पेड़ों को लगाने का बेड़ा उठाया और भारत के संपूर्ण प्रदेश में उन्होंने लोगों को जागरूक किया। पीपल बाबा, जिन्हें लोग प्यार से स्वामी प्रेम परिवर्तन भी कहते हैं, एक पर्यावरणविद हैं। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने आप को पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। अब तो वो जंगलों को फिर से आबाद करने का पर्याय बन गए हैं। अपने दल के साथ अब तक वो भारत के 18 राज्यों के 202 जिलों में 2 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगा चुके हैं। केवल पीपल के ही 1.25 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने से लोग उन्हें पीपल बाबा भी कहते हैं। नोएडा के बीच बना ये हरित उपवन सोरखा भी उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। लोगों और सरकार के सहयोग से बने इस उपवन को नगर का ग्रीन लंग भी कहते हैं। ये काम हम लोग पिछले 47 सालों से कर रहे हैं और 1977 में हमने शुरू किया था। प्रेरणा हमें अपनी नानी से और एक हमारी क्लास की टीचर हुआ करती थी 4th कक्षा में, मिसेस विलियम्स। तो वो दोनों ही ये कहा करती थी कि छाया कम होती जा रही है। छाया कम होने से पक्षियों के जो घरौंदे हैं वो कम हो रहे हैं, धूप के कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि छाया कम हो रही है, और तपिश बढ़ रही है, ज़मीन गर्म हो रही है, गांव गर्म हो रहे हैं, तालाब गर्म हो रहे हैं, इवेपोरेशन पानी का ज़्यादा हो रहा है। तो सारा खेल छाया का था। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, जैविक विविधता पे, ताकि पक्षियों को भी फ़ायदा हो, ज़मीन को भी फ़ायदा हो, हवा को भी फ़ायदा हो, जल को फ़ायदा हो, और नीचे का जो पानी का हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी हेल्दी हो जाए। तो ये जहाँ पर हम अभी बैठे हैं ये 15 एकड़ की ज़मीन है। यूपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ज़मीन हमें दी और हमने इसके अंदर जो है 70,000 पौधा हमने लगाया है। 6 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 70 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स आ गई हैं, 48 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज हैं, बीटल्स की 30 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। यहाँ पर गो पाई जाती है, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड पाई जाती है, और जो जंगली खरगोश होता है वो वापस आ गया है यहाँ पर। तो जैविक विविधता, तो बायोडाइवर्सिटी की ओर हम काम करते हैं, और पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और सब लोग मिल के इस काम को अंजाम दिया गया है। लैंड रेस्टोरेशन कहीं पर भी हो, पूरे भारतवर्ष में हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले 46 सालों में कि सबसे पहले तो जन सहभागिता, आपको लोगों को साथ लेके ही आप ये काम कर सकते हैं। आपको आइसोलेट नहीं कर सकते। अब जैसे ट्राइबल एरियाज़ में अगर काम करना है तो ट्राइबल एरियाज़ को ही ओनरशिप देनी पड़ेगी, वहीं पर उनको लाइवलीहुड देनी पड़ेगी, वहीं के लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। जब ओनरशिप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब उनको लगेगा ये हमारी ज़मीन है, इससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है, और उनके बच्चों को नेचर एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी की एजुकेशन इज़ द मास्टर की, हम समझते हैं, जो शिक्षा जो है। और एक छोटे से छोटे बच्चे, अगर वो गांव का इलाका है तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होनी चाहिए कि बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज की महत्व क्या है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से जल का संरक्षण करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं तब जाके कहीं लैंड की रेस्टोरेशन होती है। लैंड रेस्टोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि उसको जैविक तरीके से कीजिए। उसको केवल जैसे गोबर की खाद है, उसको जो ग्रीन वेस्ट है उसकी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है, इन चीज़ों से आप लैंड रेस्टोरेशन कीजिए। केमिकल नहीं यूज़ करना, आप बिल्कुल जैविक तरीके से कीजिए। आपका ज़मीन जो है, हो सकता है 1 या 2
साल थोड़ा सा पेड़ पौधे की पैदावार जो है उसकी ग्रोथ आपको लगेगा कि वो कम है, लेकिन याद रखिएगा अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल अगर आप जैविक तरीके से करते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और लैंड रेस्टोरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि प्लीज़ 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 कभी केमिकल मत यूज़ कीजिए। पर्यावरण को हो रहे नुकसान की वजह से हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन चिंता के इस अंधेरे के बीच अनेक जगहों पर एक आशा की किरण भी दिखाई देने लगी है। पीपल बाबा की तरह और भी बहुत से लोग, संस्थाएं और संगठन अब इस नुकसान को रोकने के लिए आगे आने लगे हैं। ये सभी उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश किया गया है। जंगलों के बचाव में ग्रामीण लोग भी बड़े जोश से सहयोग कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण लोग ही समझते हैं कि धरती और जीवन के लिए जंगलों का क्या महत्व है। अभी जो यहाँ प्लांटेशन हुआ है उससे यहाँ क्या फ़ायदा हुआ है? यहाँ से एक तो वाटर लेवल बढ़ा है और जो यहाँ की हवा है ना वो बहुत शुद्ध रहती है। सुबह के टाइम बहुत जो है ना चिड़िया वगैरह मतलब पानी का जो है ना अप हुआ है, मतलब तो कई चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। काफ़ी चेंज हुआ है मैम यहाँ पे आने से, क्योंकि पहले जब ये यहाँ पे चीज़ें नहीं थी तो मैं भी थोड़ा नॉर्मल था, कोई मुझ में ऐसी वेट 48-49 किलो वेट था। तो जब से यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारी सेहत में भी काफ़ी अच्छा सुधार है मैम पहले से। पेड़ लगाने से अच्छा हुआ है। किंतु हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि पर्यावरण के बचाव के लिए की सभी कार्यों के मुकाबले में पर्यावरण को नष्ट करने की प्रक्रिया अधिक तेज है। अब शायद हमारे पास अंतिम अवसर ही बचा है। अगर हमने अब भी कोताही की और इस कार्य में देर लगाई तो कुदरत के क्रोध के रूप में होने वाली तबाही को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो हीट वेव कंडीशंस ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, ज़्यादा इंटेंस हो रहा है और ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो रहा है। और प्रोजेक्शन ये है कि हम कुछ पदक्षेप न लें तो ये फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और बढ़ सकता है। सिर्फ हीट वेव नहीं, इसके साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, हेवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में भी बढ़ेगा यदि हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं। धरती पर जीवन के लिए पर्यावरण जरूरी संसाधन और जीविका प्रदान करता है। पूरी धरती और सभी प्राणियों के जीवन का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। पर्यावरण में ऑक्सीजन शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो साफ पानी है जो पानी हम पीते हैं, और वो धरती है जिस पर हम रहते हैं। मौसम में बदलाव, प्रदूषण या पेड़ों का कम होना मनुष्य के शरीर और सेहत पर सीधा असर डालते हैं। यानी मनुष्य जीवन तब तक संभव है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। आज देश के उन इलाकों में भी स्थिति हाथों से निकलती जा रही है जो कुदरती सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर में भी पेड़ों के कटाव, बाढ़ के कारण जमीन के कटाव और धरती का तापमान बढ़ने से मौसम में आए बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। हमारे जैसे पहला वातावरण था वो अब नहीं रहा, क्योंकि सब जगह तोड़ तोड़ के पहाड़ों को बिल्डिंग बना रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। और अब पहले जैसे बर्फ़ होती, स्नोफॉल गिरता था, वो नहीं होता। हम अपनी जनरेशन को यही सजेशन देना चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना इसको मेंटेन करें और अच्छे से पर्यावरण को बचा के रखें ताकि ऑक्सीजन, सेहत, हेल्थ सब कुछ अच्छा लगे। और हमारे जो फॉरेस्ट के जो जानवर होते हैं वो हमें दिखते रहे और हम उसको अच्छे से सब अपने बच्चों को दिखाते रहे कि भी ये हमारी पहले की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, इसलिए हम इसको मेंटेन रखना चाहते हैं। आगे तक बहुत लंबी अपने बच्चों को सिखाओ, हमारे बच्चे हम उनको सिखा रहे हैं और वो अपने बच्चों को आगे सिखाएं और फिर उसकी पीढ़ी वो उनके आगे सिखाएं। तो इसलिए हम अपना हेल्थ, स्वास्थ्य सब कुछ मेंटेन कर सकें, अच्छा फूड खा सकें, अच्छी सब्जियां प्राप्त कर सकें, अच्छे से हम रह सकें, अच्छे वातावरण में रहें, हमें खुशहाली मिले, हमें ऑक्सीजन मिले, हमें खाने के लिए नेचुरल फूड, फ्रूट, सब्जियां सब कुछ मिलना चाहिए।
ये तभी होगा तब हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पिछले 30 साल में काफ़ी चेंज किया है, नॉट ओनली कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में ही। अनसीजनल रेन्स, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, फेलिंग ऑफ ट्रीज। बी रिस्पॉन्सिबल, सेव मदर नेचर। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। धरती पर अगर सुनकर मेरी व्यथा अब भी अगर नहीं हुए सचेत, अस्तित्व मिटेगा जो मेरा तो सबका होगा नाश। आने वाली पीढ़ियों को तुम क्या दोगे विरासत में? है समय अब भी, संभल जाओ संभल जाओ। पर्यावरण की रक्षा करो, संपूर्ण जगत का अस्तित्व बचाओ। हमारी धरती जल रही है, हम इसकी तड़प को सुन चुके हैं, फिर मौन किस बात का? अगर हम अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे ये हिम पर्वत पिघल जाएंगे और सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इस महासंकट का सामना करें और इस धरती को बचाएं। धरती पर अगर जीवन को बचाना है तो हम सबको मिलकर वृक्ष लगाना है।